हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 7th क्लास है बेसिकली हमारी, और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत सेकंड जो हमारी बुक है, यानी हिस्ट्री का बेसिकली हम लोग आपका रिविजन प्रारंभ कर दिए हैं। कोर्स सारा खत्म हो चुका है, बस अब हम लोग रिविजन के दौर पर है। क्लियर है? और साल का अंतिम दिन है, तो मान लीजिए हमने बिल्कुल अंतिम दिन से ही अपना रिवीजन शुरू किया है, और जितना हमने वर्ष में पढ़ा है आप लोगों ने उसके सारे क्वेश्चन आंसर भी करे हैं। मैंने भी पढ़ाया है, आप लोगों ने क्लास में पढ़ा, आप लोगों ने घर पर जाकर पढ़ा है। और एक एक बार अगर आपने घर जाकर रिवीजन किया होगा तो कम से कम एक चैप्टर आप लोग 4 बार पढ़ चुके हैं। और अगर एक बार उसको देखेंगे तो इतना मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा कि आपको कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। बस ये है कि आप फोकस करके बैठिए कक्षा में। तो सबसे पहले प्रारंभिक कथन है आपका, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन को देखेंगे। और मैंने बताया है इस परिवर्तन की पड़ताल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 700 ईस्वी से लेकर 1050 के बीच में जो भी आपके परिवर्तन हुए हैं, उन सारे परिवर्तनों को दौर को हम लोग आपका पढ़ रहे हैं। ठीक, वो सारे परिवर्तन। ठीक, तो देखिए इन सारे परिवर्तन को हमने देख लिया। ठीक, इन सबको देख रहे हैं। नई शब्दावली, पुरानी शब्दावली का क्या मीनिंग है, हिंदुस्तान शब्द किस क्षेत्र के लिए प्रयोग में किया जा रहा था। देखिए कुछ पूछना है तो पूछिए। देख लिया? तो भारत शब्द का मीनिंग समझ आया आपको? अच्छा, बाबर ने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग था वो किसके लिए किया था, ये भी थोड़ा सा क्लियर करिए। तो जो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है, तो उस टाइम में बाबर ने देखा जो यहाँ का भूगोल है, पशु पक्षी है, निवासी उन्होंने, उसी प्रकार जो अमीर खुसरो जिन्होंने उर्दू भाषा को आपका शुरुआत की, तबले की शुरुआत की, और भारत में जो अब कव्वाली गाई जाती है उनके जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो। उन्होंने हिंद करके कुछ आपकी रचनाएं लिखी थी, उसी के समान ये मिलता था आपका हिंदुस्तान। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें देखेंगे। ठीक, देख लिया है? आने वाले बहुत सारे स्रोतों को आप देखिए। चलिए, अब इतिहासकार, उनके स्रोतों को हमने पढ़ा। इतिहासकार से किसी युग के बारे में कैसे हमको चर्चा, जानकारी, इन सब चीजों के विषय में हम लोग आपका पढ़ते हैं, और उनको हम लोग आपका कैसे उनको देखते हैं, ये हमको बेसिकली देखना है। ठीक है ना? चलिए, और धीरे धीरे इन सभी कहानियां और वृत्तांतों को हम लोग आपका पढ़ेंगे, और इनको हम लोग आपका देखेंगे कैसे कहानियां हैं, कैसे वृत्तांत हैं। ये देखिए, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करता है। कह रहे किसी ने कोई आपके स्टोरी लिखी है तो उसको आपका संशोधन करता है। संशोधन का मतलब होता है रिफॉर्म करना। आप देखते हैं बुकों के एडिशन आते हैं, पहला एडिशन, सेकंड एडिशन, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद। तो इस तरह से लोग अपनी चीजों में संशोधन करते हैं। ठीक, कह रहे 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी, एक थे मिनाज और सिराज, फारसी के थे। ये है 14वीं शताब्दी में जियाउद्दीन वर्नी ने पहला वृत्तांत 1356 में, और दूसरा इसके 2 वर्ष के बाद लिखा। 2 वर्ष के बाद मतलब 1358। लेकिन 1971 में तक इतिहासकारों ने पहली बार वृत्तांतों की जानकारी नहीं थी। यानी कि 1971 तक इतिहासकारों को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। यह पुस्तकालय के विशाल भंडार में कहीं दबे थे, और कह रहे हैं कि आपका पुस्तकालय में, एक आपका भंडार गृह में कहीं आपके दबे हुए थे,
जहाँ पर रिकॉर्ड रूम था। लोगों को 1971 के बाद ही इन सब चीजों के बारे में पता लगा, उनके अध्ययन हुए, उनके पढ़े, और यही स्टडी हम लोग देखते हैं। ठीक, सन 700 और 1750 के 20,000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकार भी आगे चुनौती रखते हैं, मुख्य रूप से इसलिए कि पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। कह रहे जो 1000 वर्षों का परिवर्तन था ना, अध्ययन था, इसमें बहुत बड़े मार्क्स लेवल पर चेंजेस आ रहे थे। वे परिवर्तन शायद जिन परिवर्तनों को हम लोग देख नहीं पा रहे थे, ये वो परिवर्तन जिनका क्रमिक दर बहुत तेज या धीमा था, लेकिन थे वो परिवर्तन के रूप में थे। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई के चरखे, युद्धाने में अग्निशमन का इस्तेमाल, उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आए, आलू, मक्का, मिर्ची, कॉफी रहे, तमाम आपके नई तरह की प्रौद्योगिकी, फसलें उन लोगों के साथ आईं और उनके विचार भी आए। परिमाण स्वरूप यह काल आर्थिकी, राजनीतिकी और सामाजिक परिवर्तनों का काल था। इन सारे परिवर्तनों के काल में छुपा हुआ इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया था। अक्सर अवसर की तलाश में लोगों के झुंड यात्रा करते थे और इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य को गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ रहा था, उनमें एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम था राजपुत्र। अब देखिए, अब जिस तरह से चीजें बदल रही थी, ऐसे एक नया समुदाय सामने आया, जिस समुदाय का नाम था राजपूत। आज की तारीख में बहुत सारे लोग अपने यहाँ राजपूत लगाते हैं। लिटरली राजपूत का मीनिंग आपको समझाएगा। राजपूत का मतलब जो राजा का पुत्र हुआ करता था, उसको राजपूत कहते थे। और राजकुमार का मतलब था राजा का लड़का, वो भी राजकुमार थे। 8वीं से 14वीं शताब्दी के नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयोग होता है। यानी कि राजपूत कौन था? जो आपका योद्धा था, उसी को हम कहते थे राजपूत। जो क्षत्रिय वर्ण का होने का दावा करता और बोलता था कैसे हूं मैं, हम क्षत्रिय वर्ण से। राजपूत शब्द के अंतर्गत राजा और सावंत वर्ग ही नहीं, बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेना में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूत के अनाचार संहिता, प्रबल पराक्रम, स्वाभिमान का गुणगान करते थे। ठीक, युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व करने का अवसर भी लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, लिपकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जातियां आदि समूह उठाती थी। इन सब चीजों में वो सारे ऐसे वर्ग थे जो उठते थे। इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य की अपेक्षा अधिक तेजी से पूरे तौर पर हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण वनवासियों को मजबूत होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और आपका कृषक बन गए। कृषकों ने ये समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारियों, मठ, मंदिरों से प्रभावित थे। बड़े जटिल समाज के अंग बन गए थे। उन्हें चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक की बगैर करनी पड़ती थी। ठीक, बेगार करनी पड़ रही थी। परिमाण तय किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, तो कुछ लोग मवेशी पालते थे, कुछ लोग खेती करते थे, कुछ खाली समय में दस्तकारी, कुछ बनाने का काम, बेसिकली कुछ काम कर लिया करते। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, जातियां उपजातियों में बंटने लग गई, जाति उपजाति में बटी। उनकी पृष्ठभूमि, व्यवसाय के आधार पर समाज में ऊंचा नीचा दर्जा दिया गया। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष सदस्य के हाथ से कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधन का नियंत्रण, आज भी उसके बदले में एक जाति कोई दर्जा हो सकता था और किसी
अन्य का नहीं, ये सारी चीजें इसमें रखी गई। ठीक, तो परिवर्तन किसके लिए था और परिवर्तन का काल क्या था, राजपूत शब्द किसके लिए था। देखिए, यहां तक किसी को डाउट। चलिए, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती हैं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा कराती है। कह रहे जो जाति के नियम होते हैं, उनके जो बाप के बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपका उनकी सभा करा दे। इस कुछ इलाकों में जातीय पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जातीय पंचायत। इन जातियों में अपने निवास के गांव में रीति रिवाज पालन करना पड़ता है। इसके अलावा कई गांव पर मुखियाओं का शासन होता है। वे मिलकर किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होते हैं। कैसे होते हैं, किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होते हैं। क्षेत्र और राज्य साम्राज्य। चोल, तुगलक, चोलों को चैप्टर नंबर 2, तुगलकों को चैप्टर नंबर 3, मुगलों को चैप्टर नंबर 4। बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलमन 1266 से लेकर 1287 की प्रशंसा में संस्कृत प्रशस्ति, संस्कृत यानी क्या होगी, भाषा प्रशस्ति होगी, किसी राजा की प्रशंसा में लिखे हुआ एक कोई अभिलेख, कोई प्राप्ति पत्र, उसको बोलते हैं प्रशस्ति। किसी की आपने प्रशंसा की है कि आपका ये काम बड़ा सराहनीय है, आपका काम बड़ा उत्तम रहा, आपने ईमानदारी पूर्वक ये कार्य किया, इसलिए उनको प्रशस्ति कहा जाता है। जो एक विशाल साम्राज्य का शासक बनता है, कैसा बनता है, जो एक विशाल साम्राज्य का शासक बनता है, जो पूर्व में बंगाल के गोड़ और पश्चिम में अफगानिस्तान के गाजी गंज तक फैला हुआ है। संपूर्ण भारत द्रविड़ आ जाता है। गोंड, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि क्षेत्रों की उनकी सेना ये पलायन करते हैं। इतिहासकार विजय अभियान में इन दावों की अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही यह समझने की कोशिश भी में लगे रहते हैं कि लोग शासन उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं, ये भी देखते हैं। ठीक, चलिए देख लिया। सन 1813 में कभी अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया है, इस देश के हर क्षेत्र में अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्रम यानी कि दक्षिणी कर्नाटक, तेलंगाना यानी आंध्र प्रदेश, गुजरी यानी कि गुजरात, माओवारी यानी कि तमिलनाडु, गोड़ी यानी कि बंगाली, अवधी मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिंदवी मतलब दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह प्राचीन है, केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं। यानी कि ये कौन सी भाषा है, इसीलिए संस्कृत को कहा गया विद्वान जन की भाषा। ठीक, अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं में एक सूची बनाई है और सूची भाषाओं के नाम पर बताइए उल्लेखित है कि आज ये बोली जाती है। एक ऐसा नाम जो रेखांकित कीजिए और उन पर ध्यान दीजिए। ठीक, ये देखिए पूरी भाषा आपके सामने है, उनका एक दस्तावेज पूरा है, कहां कहां पर कितनी। देख लिया, ये भाषा थी। तो अब आप देखिए, अमीर खुसरो ने उस समय की क्षेत्रीय भाषाओं को बड़ा गौण रूप दिया और सूची बनाकर हमारे सामने रखा। अब कह रहे सन 700
तक कई क्षेत्रों में भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। अपनी भाषा और संस्कृति विशेष स्पष्ट हो गई है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी संस्कृति स्पष्ट हो गई है। अब आप देखेंगे, साउथ की बात करेंगे, गुजरात की बात कर रहे थे, कर्नाटक की बात कर रहे थे, अवध के क्षेत्रों की बात कर रहे थे, दिल्ली के आसपास के रीजन की बात कर रहे थे। अध्याय 7 में आप इनके बारे में और अधिक जानकारी से मिलेगी। यह क्षेत्र विशेषकर राजवंशों से जुड़े हैं। इनके बीच काफी आपकी टकराहटें चली आ रही हैं और कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल, भारत जैसे अनेक राजवंश क्षेत्र फैले हैं। विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लिया गया है। सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर और काफी सफल हो पाते हैं। ठीक, तो कैसे इन साम्राज्यों में आपका परिवर्तन आया? 18वीं शताब्दी में मुगल वंश का पतन के ढाल पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य में फिर से उभरने लगे। अध्याय 8 में जो आपका लेसन नंबर 8 है, आप पढ़ोगे कि जब मुगल राज्यों का पतन हुआ, कैसे आप बंगाल को आप देखेंगे, अवध को देखेंगे, आप निजाम को देखोगे, आप मराठाओं को देखोगे। ठीक ठीक है ना? तो जो सर्वदलीय, जो कि वर्षों से छह क्षेत्रीय समाज का शासन चला रहे थे, उसे क्षेत्रों की प्रगति बदल गई। उन्होंने छोटे बड़े राज्यों का शासन चल रहा था। उन महाराज्यों की बहुत सी ऐसी बातें उपमहाद्वीप के अधिकतर भागों में फैलकर इन क्षेत्रों को विरासत मिल गई। इस तथ्य से पता चलता है कि कई परंपराओं से लगता है जो कि इन क्षेत्रों में उभार आई। परंपराओं के कुछ एक दूसरे से भिन्न, कुछ समान थी। ऐसी परंपराएं जो हमें प्रशासन व्यवस्था के प्रबंधन, उस संस्कृति भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच 1000 वर्षों में विभिन्न प्राकृतिक एक दूसरे के साथ कटकर अलग नहीं पनपी हैं। हालांकि चरित्र अपनी विशेषता बनी रही, मगर समन्वय और सर्वदलीय ताकों का प्रभाव उन पर पड़ता है। ठीक, ये जो प्रभाव है ये उन पर आपका पड़ता है। ठीक, और आप इनको देखोगे कि कैसे इन ताकतों ने अपना काम किया। चलिए आगे बढ़े। पुराने और नए धर्म, इतिहास में जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था और कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर हो गई। ऐसी हो गई, आपका व्यक्तिगत लेवल पर हो गई। मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक था। किसी दैवी तत्व को सामूहिक आस्था, यानी कि धर्म प्राय स्थानीय सामाजिक और आर्थिक संगठनों से संबंधित थे। जैसे इन समुदाय का सामाजिक अंतर बदलता है, वैसे ही आस्थाओं में परिवर्तन आता है। आज हम जिन्हें हिंदू कहते हैं, इस युग में उसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। परिवर्तनों में कुछ नए देवी देवताओं की पूजा, मंदिरों द्वारा निर्माण, समाज के पुरोहित के रूप में आपका ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता, ये सारी चीजें इसमें हुई। सांस्कृतिक ग्रंथ के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होने लगा था। इन्हें संरक्षक कहते थे। नए नए शासक स्वयं प्रतिष्ठा चाहते थे। इन शासकों का समर्थन होने के कारण ही समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे में प्रेमल इस देवी देवता के रूप में की गई जिससे पुजारियों का विशेष कर्म कांड के बिना ही भक्त ही स्वयं पहुंच सकता था। और इस विषय में स्थायी रूप से परंपराओं के बारे में अनेक जानकारी आपको चैप्टर नंबर 6 से मिलेंगी। यानी कि अब ईश्वर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत लेवल पर व्यक्तिगत रूप से उसे किसी कर्म कांड की, किसी पूजा पाठ, किसी हवन की जरूरत नहीं थी। वो खाली सीधा ही उस रूप तक आपका पहुंच सकता था। क्लियर है? ये उन्होंने इसकी बात करी। तो व्यक्ति क्या कर रहा है?
अपने पुराने नए धर्म से भी इनमें बहुत सारे परिवर्तन को और पड़तालों को आपका देखेगा, जो इसके परिवर्तन के परख हैं, इस परिवर्तन के कारक के रूप में निकली है। देखिए, चलिए आगे बढ़े। तो ये इस युग की बाप की कल्पना थी। इंसान अब व्यक्तिगत रूप पर विश्वास करने लगा, परमात्मा में सीधे जो द्वैतवाद है उसकी तरफ बढ़ा। तो ये वो सारा दौर, वो सारा सफर व्यक्ति तय कर रहा है, वो सारी चीजों को देख रहा है जो समाज और परिपक्ष उसको दिखा रहा है। तो इतनी चीजों को आप देख चुके हैं। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी है रिवीजन के तौर पर, किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए, किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी पीछे पूरे चैप्टर में? यहाँ तक क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कोई क्वेरी हो आपकी? ये देखिए, उस क्षेत्र की भाषाओं को चलिए देख लिया। तो फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।